गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत एक बार फिर से। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियों के बारे में। अब तक इस बिंदु पे हम 4 वीडियो आपके साथ साझा कर चुके हैं। ये 5वां और अंतिम वीडियो है जिसमें हम राष्ट्रपति के वीटो के बारे में बात करेंगे आज। वीटो माने निषेधाधिकार, ना कहने की शक्ति। तो देखिए, राष्ट्रपति को जहाँ तक ना कहने की शक्ति है तो 2 मामलों में हम इस प्रकार की शक्ति देख सकते हैं। एक तो मंत्रिमंडल के संदर्भ में और दूसरा संसद के संदर्भ में। जहाँ तक संसद का, यहाँ पर हम जो है संसद के संदर्भ में देखेंगे, मंत्रिमंडल की चर्चा भी करेंगे दूसरे संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर पहले हम वीटो के संदर्भ में संसद के मामले में राष्ट्रपति को ना कहने की शक्ति यानी वीटो शक्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पता है कि जब संसद कोई विधेयक पारित करती है तो वो कानून तब बनता है, अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाएं। और ये प्रावधान अनुच्छेद 111 में है संविधान के। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना यानी कोई भी कानून नहीं बनता, फिर चाहे वो साधारण विधेयक हो, धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो। लेकिन इन तीनों प्रकार के विधेयकों में राष्ट्रपति का जो निषेधाधिकार है या राष्ट्रपति की जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया है या उनकी जो शक्ति है वो अलग अलग है। देखिए, जहां तक संविधान संशोधन विधेयक का मामला है, अनुच्छेद 368 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं और उसमें राष्ट्रपति को ना कहने की शक्ति नहीं है। ठीक है। जहां तक धन विधेयक का मामला है वो अनुच्छेद 117 से पर आधारित है और उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है, प्रस्तुत करने से पहले अनुमति ली जाती है। तो जिसको प्रस्तुत करने से पहले अनुमति ले ली गई हो उस पर ना कहने की संभावना खत्म हो जाती है। तीसरा बचा आपका साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के मामले में जब राष्ट्रपति के पास जाता है कोई विधेयक संसद से पारित होकर के, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहली बात, वो उस पर हस्ताक्षर कर दे यानी उसको अनुमति दे दे, तो वो कानून बन जाता है तुरंत। दूसरा विकल्प ये है कि वो अनुमति देने से इनकार कर दे। तीसरा विकल्प ये है कि वो पुनर्विचार के लिए अपने सुझावों के साथ संसद को लौटा दे और अगर संसद उसको पुनः पारित कर देती है, चाहे राष्ट्रपति के सुझावों को माने या न माने, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। एक चौथा विकल्प भी है जो मैं यहाँ लिखना रह गया, और चौथा विकल्प ये है कि राष्ट्रपति कोई एक्शन ही ना ले, अपने पास पड़ा रखे उसको।
यानी न तो ना करे, न हाँ करे और न पुनर्विचार के लिए लौटाए। ये तीसरा विकल्प है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, चार विकल्प मैंने आपको बताए। पहला कि वो अनुमति दे दे, दूसरा वो मना कर दे, तीसरा वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और अगर पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह आए पार्लियामेंट की उसके अनुसार वो कार्य करे। यानी अगर संसद पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, जैसे मंत्रिमंडल के मामले में अनुच्छेद 74 में, वैसे ही यहाँ है। और चौथा विकल्प ये है कि वो उस पर कोई एक्शन न ले। तो इस प्रकार इस विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त है, ना कहने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को ये निषेधाधिकार जो शक्ति है वो तीन प्रकार की है: निरपेक्ष, विलंबकारी और तीसरा जेबी निषेधाधिकार। निरपेक्ष का मतलब पूर्ण नो कहने की शक्ति, मना कर दे राष्ट्रपति पे हस्ताक्षर नहीं करता। विलंबकारी का मतलब ये है कि वो थोड़े समय के लिए रोक पावे उसको, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर संसद के पुनर्विचार के लिए वो लौटाता है और संसद उसे पुनः वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये विलंबकारी वीटो है, उसका थोड़ा विलंब कर सकता है। और जेबी वीटो मतलब वो अपनी जेब में डाल के रख ले, न ना कहे, न हाँ कहे, न पुनर्विचार के लिए लौटाए। और इस मामले में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई निश्चित समय नहीं दिया कि राष्ट्रपति इतने दिन में हस्ताक्षर कर देगा उस पर, या ना कह देगा, या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को असीमित जेबी वीटो प्राप्त है, असीमित जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है। इसको अंग्रेजी में पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो को हमने हिंदी में जेबी निषेधाधिकार कहा है। तो राष्ट्रपति को असीमित जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है। यहां पर तुलना करनी उचित होगी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है, ना कहने की शक्ति तो नहीं है उसको। वो लौटा सकता है एक तो कांग्रेस के पुनर्विचार के लिए, और दूसरा ये कि वो जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसको 10 दिन का टाइम है जेबी वीटो के लिए, 10 ही दिन का समय है उसके पास। भारतीय राष्ट्रपति के पास असीमित समय है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की जेब अमेरिका के राष्ट्रपति से बड़ी है। अच्छा, सवाल यह है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति क्यों दी गई है? राष्ट्रपति को ये निषेधाधिकार की शक्ति क्यों दी गई है? दो कारण बताए जाते हैं इसके। पहला, संसद द्वारा जल्दबाजी में पारित विधेयकों पर रोक लगाने के हेतु, और दूसरा असंवैधानिक विधियों को बनने से रोकने के लिए। हालांकि ऐसा होता नहीं सामान्यतया, संसद किसी विधि को रोकती नहीं है। अब तक एक आध उदाहरण ऐसा मिलता है जब ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए, लंबे समय तक उसको रोके रखा, और बाद में जब सरकार बदली तो नई सरकार ने, नए मंत्रिमंडल ने उस पर हस्ताक्षर न करने का परामर्श दिया और वो खत्म हो गया विधेयक। तो ये दो कारणों से दिया जाता है। एक बात अंतिम, राष्ट्रपति को जो निषेधाधिकार प्राप्त है वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के मामले में भी प्राप्त है। आपको पता है कि
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं सामान्यतया, लेकिन राज्यपाल को एक अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए किसी विधेयक को रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। और अगर राज्यपाल ऐसा करता है तो राष्ट्रपति को पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त है। वो पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है, नहीं चाहे तो अपने पास पड़े भी रख सकता है, ना भी कह सकता है। तो ये है राष्ट्रपति का निषेधाधिकार। ये स्लाइड चेंज नहीं हुई, आप इसको देख लें, जो मैंने बताया वो स्लाइड पे लिखा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ जी, वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या राष्ट्रपति जो अपने शक्तियां अब तक वर्णन की 7 प्रकार की शक्तियां, उनसे तो पता चलता है कि राष्ट्रपति एक तरह से सर्वशक्तिमान है, पर क्या वास्तव में ऐसा है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करता है। ऐसा लिखा है प्रावधान अनुच्छेद 53 में, की चर्चा मैं पहले भी कर चुका। यानी अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित करता है और साथ में ये कहता है कि वो संविधान के अनुसार इसका प्रयोग करेगा। अब संविधान में क्या लिखा है साहब आगे? अनुच्छेद 74 देखिए आगे। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये लिखा है अनुच्छेद 74(1) में। और इसी में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति, मूल संविधान में तो इतना ही लिखा था केवल, है ना, यही बात लिखी थी कि उसके मंत्री को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, इतना ही लिखा था कि बाकी चीजें परंपराओं पर छोड़ दी गई थी, संसदीय परंपराओं पर। संसदीय परंपरा ये है कि जो राज्याध्यक्ष है वो शासनाध्यक्ष और उसके मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार कार्य करता है, जैसा ब्रिटेन में होता है, राजा मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, वही हमारे यहाँ अपेक्षा की गई थी। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान में ये जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी उसके हाथ बांध दिए एक तरह। परंपराओं के हिसाब से तो अब तक भी हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब संविधान में ये बात लिख दी गई। 44वें संविधान संशोधन में एक चीज और जोड़ी गई, थोड़ी स्थिति को गरिमापूर्ण बनाया गया और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार किसी मामले को मंत्रिपरिषद के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी उसके अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये जोड़ दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के बाद। तो अब स्थिति ये है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना होता है सामान्यतः। वो एक बार किसी मामले को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, फिर जो भी सलाह मंत्रिपरिषद दे, चाहे उसके सुझाव को माने या न माने, उसको उस सलाह के अनुसार कार्य करना हो। और तीसरी बात संविधान में लिखी है अनुच्छेद 75 में, तो वो ये कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है सर, तो ये संविधान के कुछ प्रावधान हैं। इसके अलावा
अगर हम इस आधार पर देखें तो संविधान राष्ट्रपति को कोई स्वविवेकी शक्ति नहीं देता, क्योंकि अनुच्छेद 53 में सारी शक्तियां दे दी, अनुच्छेद 74 में सारी शक्तियां वापस ले लिए, ट्रांसफर कर दी उनको मंत्रिपरिषद के पास, और केवल उसके पास एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति छोड़ दी, बाकी सब उसके हाथ से ले लिया गया। इसको कहते हैं कि इस हाथ ले और उस हाथ दे, वो वाला मामला हो गया। लेकिन राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त न होते हुए भी परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है। कुछ परिस्थितियों में ऐसी शक्तियां प्राप्त है, सामान्यतः तो नहीं है। कौन कौन से मामलों में? सबसे पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सामान्यतः तो ये नियम है, नियम मतलब ये भी परंपराओं में ही है, लेकिन अनुच्छेद 75 में साफ लिख दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होगी। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद को बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए लोकसभा में। तो सामान्यतः इस नियम से राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दल को बहुमत न मिले तो अच्छा, बहुमत दल में भी क्या होता है कि बहुमत गठबंधन भी हो सकता है। बहुमत दल के बजाय आजकल बहुमत गठबंधन को भी हम स्वीकार करते हैं। या तो बड़ा सबसे बहुमत दल हो उसको बनाए, या गठबंधन जिसको बहुमत मिला हो उसके नेता को बनाए प्रधानमंत्री। या कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य एक परंपरा ये है कि जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को बनाए, अगर कोई गठबंधन भी नहीं है तो। ये राष्ट्रपति के पास विकल्प है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां हो जाती है जिसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री पदधारी की अचानक मृत्यु हो जाए तो किसको नियुक्त करना है, ये उसको स्वविवेक होता है। जैसे जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई, और इसी तरह से 1984 में इंदिरा गांधी की अचानक मृत्यु हुई। तो ये परिस्थिति राष्ट्रपति के सामने आई और उन्होंने इस परिस्थिति में अपने विवेकानुसार निर्णय लिया। बाद में जब प्रधानमंत्री चुन लिया गया तो बदल दिया गया। उदाहरण के लिए पहली बार जब 1964 में गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था उन्होंने, और फिर लाल बहादुर शास्त्री को जब चुन लिया गया बाकी बहुमत दल के द्वारा, तो उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई दी गई। इसी तरह 1966 में फिर से एक बार गुलजारी लाल नंदा को अस्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और बाद में जब इंदिरा गांधी को चुना गया बहुमत दल द्वारा तो उन्हें नियुक्त कर दिया गया। 1984 में राजीव गांधी को नियुक्त किया और उन्हीं को फिर पार्टी ने मान लिया, तो जो है वो प्रधानमंत्री बने रहे। दूसरा जो उनका अधिकार है वो बहुमत का समर्थन न होने पर मंत्रिपरिषद की पदच्युति, मंत्रिपरिषद को पद से हटाना, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है। लेकिन मनमाना नहीं है, वो बहुमत का समर्थन प्राप्त न रहे उसको, तब वो पद से हटा सकता है। और अंतिम बात, लोकसभा भंग करने की शक्ति है उनके पास। लोकसभा को भंग करने का अधिकार है उनके पास, अर्थात अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री की सलाह से वो जो है मंत्रिपरिषद इसको भंग कर सकते हैं लोकसभा को। तो ये कुछ विशेष अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अन्यथा वो उसको हम कह सकते हैं एक गरिमामय पद है, सामान्यतः उसे अपनी सीमाओं में रह करके कार्य करना होता है। धन्यवाद आप सबको इस वीडियो को देखने का, इस टॉपिक पर अध्ययन करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।